हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है रोहित कुमार। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में रेलवे ग्रुप डी के देखिए 7/10/2022 के फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है। 9 से 10:30 के बीच जो पेपर हुआ था, ठीक है। सब्जेक्ट लेवल 1 लिखा है, अपना ग्रुप डी का है, रेलवे भर्ती बोर्ड, ठीक है, आरआरबी। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। देखते हैं क्या है क्वेश्चन अपने, कहाँ का क्या क्वेश्चन है। कह रहे हैं, पहला क्वेश्चन है कि अ, बेसी बेसिलिका बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस, ये एक रोमन कैथोलिक बेसिलिका है जो कि गोवा राज्य में स्थित है, जो और यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों में से एक है। तो यहाँ पे यूनेस्को का नाम आया है, इस वजह से ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण है। तो गोवा में है। ठीक है, आगे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि रीजनिंग का प्रश्न है कि एक शब्द दिया गया है, कह रहे हैं इसके प्रत्येक स्वर के को अंग्रेजी वर्णमाला में उसके ठीक बाद आने वाले अक्षर से, और प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णानुक्रमांक में उसके ठीक पहले आने वाले अक्षर से बदल दिया जाए। तो इस प्रकार बने शब्द को के प्रत्येक अक्षर को वर्णानुक्रम में व्यवस्थित किया जाए, फिर से व्यवस्थित किया जाए, तो शब्द में दाएँ से 5वें स्थान पर कौन होगा, ये आपको बताना है। तो भाई बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अच्छा प्रश्न है। INTERNAL, ये हो गया, ठीक है, इंटरनल। अब इसमें बात ये है कि जितने स्वर हैं उनको ठीक बाद आने वाले अक्षर से बदलना है। तो हम पहले स्वर खोज लेते हैं। आई हो गया, ई हो गया, ए हो गया, और कोई स्वर बचा है इसमें? नहीं, नहीं, नहीं। तो आई के बाद आता है जे, जे हो गया। और ई के बाद आता है एफ, ई एफ। ए के बाद आता है बी। इतना बदल गया। अब कह रहे हैं प्रत्येक व्यंजन को उसके ठीक पहले आने वाले से बदलना है। तो एन के पहले आता है एम, ठीक है। टी के पहले आता है एस, ठीक। अगर आप ए बी सी डी एक बार अपना पेपर में लिख लेते हैं, जैसे पेपर अपना शुरुआत कर रहे हैं, तो जब पेपर देने जाएंगे तो आपको क्या होगा कि एक कागज़ दे दिया जाता है, पेन दे दिया जाता है, उसमें रोल नंबर और नाम लिखने के लिए कह दिया जाता है। तो उसमें रोल नंबर, नाम लिखने के बाद ए से जेड तक अगर आप लिख लेते हैं एक जगह बीच में अच्छे से, देखिए उसको बीच में रखिएगा। जैसे ए बी सी डी ऐसे लिख रहे हैं, किसी पेज की किनारे पे मत लिखिएगा। इससे क्या होगा, बीच में लिखने से ढेर सारे जितने भी सवाल आते हैं उसमें ऐसे हमको लाइन बार बार खींचना पड़ता है ना। तो ऊपर से खींच के मतलब 7-8 क्वेश्चन आप एक बार ए बी सी डी लिख लेंगे तो उसमें निपट जाएगा। तो जैसे अपन यहाँ पे सोच सोच के लिख रहे हैं कि इसके बाद क्या आएगा, इससे पहले क्या आएगा, तो उसमें बहुत आसानी हो जाती है। ठीक है। तो क्यों, और यहाँ पे क्यों आ जाएगा, बात समझ रहे हैं ना आप? समझना ज़रूरी है। एम के बाद एन आता है, और एल जो दिखाई दे रहा है, एल कितना होता है? 12 होता है। के एल के होता है। क्या है कि दिमाग पे ज़ोर देना पड़ता है। अपन तो यार गरीब आदमी, ये इतना पढ़ाई-लिखाई किए हैं भले भी, लेकिन हमको और भी चीज़ें देखनी है। ऐसा थोड़ी ना कि एबीसीडी अकेले हमको पढ़नी है। तो अगर लिख लेंगे तो नकल करके कर लेंगे भाई, वो नकल भी नहीं है और अकल है, तो बहुत अच्छा हो जाएगा, बहुत ईज़ी हो जाएगा। इसलिए हम आपको कह रहे हैं, इसको याद करने में और उसके बाद उसको यूज़ करने में काफ़ी लफड़ा होता है। बजाय इसके अगर आप लिख लेते हो तो ज़्यादा ईज़ी हो जाता है। ठीक है? तो चलो अभी क्या है, वर्णानुक्रम में पहले व्यवस्थित भी करना है। ठीक है? कॉपी में लिखे ही रहोगे तो पहले बी लिख लेते हैं। ये बी हो गया। फिर बी के बाद क्या आ जाएगा यार? बी के बाद हम पहले एफ लिख लेते हैं। एफ हो गया, बी, एफ, और फिर जे और के लिख लेते हैं। जे होता है 10, के होता है 11, एम को लिख लेते हैं, 2 बार है भाई। फिर एस और क्यू, क्यू पहले आएगा, एस बाद में आएगा। क्यू, एस, ठीक? ये हो गया। अब आपसे पूछ रहे हैं कि दाएँ से 5वें स्थान पे, दाएँ से देखो पहले, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वें पे कौन है? के है। तो के अपना सही जवाब हो जाएगा। तो जो मैंने आपको समझाया वो आप याद रखिएगा, एबीसीडी लिख के रखिएगा ताकि आपके लिए काफ़ी आसान हो सके। ओके? अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहे हैं कि कथन निष्कर्ष है, छोटे बच्चों के लिए कंप्यूटर या मोबाइल फ़ोन पर शिक्षाप्रद वीडियो देखने के बजाय बगीचे में मिट्टी और तितलियों से खेलना अधिक लाभप्रद होता है। निष्कर्ष देखेंगे, मोबाइल फ़ोन और कंप्यूटर छोटे बच्चों के लिए हानिकारक है। तो भैया ये उससे उतना ज़्यादा अ, नहीं रखता ताल्लुक, और ये उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। बच्चों के विकास के लिए वास्तविक अनुभव आभासी अनुभवों की अपेक्षा अधिक लाभकारी होता है। तो ये एकदम सही बात है। वास्तविक अनुभव होना ज़रूरी है। बाहर बाहर निकलो, बगीचे में खेलो, हाँ, कुत्तों के साथ खेलो, इधर-उधर घूमो, टहलो, ये ज़्यादा ज़रूरी होता है, ना कि मोबाइल में एबीसीडी पढ़ते रहना। ये एक मोटा हाथी झूम के चला, मोबाइल में देखने के बजाय अगर वो वास्तविक जीवन में हाथी को देखेगा तो समझ पाएगा कि एग्ज़ैक्टली वो कितना बड़ा होता है। ये नहीं कि मकड़े की जाल में हाथी फँस गया यार। बेचारा बच्चा तो यही सोचेगा कि मकड़े की जाल में ही हाथी फँस गया यार। तो
वास्तविक जीवन का अनुभव करना ज़रूरी है, क्योंकि वास्तविक जीवन में ही हम लोग रहते हैं। ये नहीं कि मोबाइल में हम घुसे रहें। तो ज़रूरी है कि हमें भी बाहर निकल कर के अपने यार दोस्तों से बात करनी चाहिए, और जो भी दुःख, तकलीफ़, परेशानी और खुशी और हँसी के मोमेंट होते हैं, वो सबको साझा करना चाहिए। मोबाइल फ़ोन पर नहीं उतना ज़्यादा अच्छा है, सामने से, ठीक है? बैठे हैं नहर पे वगैरह-वगैरह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। फिलहाल तो यहाँ पे देखेंगे दूसरा निष्कर्ष केवल पालन करता है, तो अच्छी बात है। अब तीसरे वाले प्रश्न में हम चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि आवर्त सारणी के आधार पर, तो आवर्त सारणी में जिंक का स्थान क्या है, वो हमसे पूछा जा रहा है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारे पास पीरियोडिक टेबल है, जिंक हमको यहाँ दिखाई दे रहा है। अभी देखेंगे ये है किस नंबर पे, 12 नंबर पे, ठीक। और यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फोर्थ आवर्त में है, 12वें वर्ग में और चौथे आवर्त में ये स्थित है, ठीक। अब आप कहोगे कि याद कैसे रखना है? भाई केमिस्ट्री पढ़नी पड़ती है इसके लिए, फिर याद हो जाता है। अभी नहीं याद हो रहा था, लेकिन और मानो आगे बढ़ते हैं, ठीक। आप बस इतना याद रखो कि पहले वर्ग और पहले आवर्त में हाइड्रोजन होता है, और ये देखिए 18वें वर्ग में पहले ही आवर्त में हीलियम है। इतना याद रखो बस, बाकी भाड़ में जाने दो। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वर्ग 12, आवर्त 4, ठीक। अगले वाले प्रश्न में हम चलते हैं। अगले वाले प्रश्न में हमसे कुछ कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है कि नीचे दी गई संख्याओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। कौन सी संख्या दाईं ओर से तीसरे स्थान पर होगी? वाह! क्या प्रश्न आ रहे हैं। आरोही क्रम में मतलब बढ़ते क्रम में, छोटे से बड़ा क्रम में। अब आप इसे कैसे करेंगे? थोड़ा ये भी तो समझना होगा। अपन स्क्रीन पे इसको देख रहे होंगे, कॉपी में लिख रहे होंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे 11 है, तो 11 पीछे लिख लिया, 3 है, तो 3 इधर लिख लिया, 2 है, 2 इसके आगे लिख लिया, 6 है, यहाँ कहीं लिख लिया, 14 है, 14 यहाँ लिख लिया, 9 है, इसको इधर लिख लिया, 7 है, उससे थोड़ा इधर लिख लिया, 5 है, ये 6 के पहले लिख लिया, 2 है और इधर लिख लिया। बन गई व्यवस्था? ऐसे कर सकते हैं। हालाँकि मतलब ये इतना भी अच्छा नहीं है। आप जैसा भी ट्राई कर पाओ वैसा करो यार, अपना अपना सबका तरीका होता है। हमने तो आपको करके दिखा दिया, ये एक तरीका है। ठीक है, दाईं ओर से तीसरे स्थान पे देखो, पहला, दूसरा, तीसरे स्थान पे 9 दिखाई दे रहा है, तो 9 हमारा सही उत्तर हो गया बस। ठीक है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 2 संख्याओं का एलसीएम उसके एचसीएफ के 10 गुने के बराबर है। तो भैया जो एलसीएम है, वो एचसीएफ के 10 गुने के बराबर है, ऐसा हो गया। उनके एलसीएम और एचसीएफ का योगफल 500 451 है। अब देखिए एलसीएम और एचसीएफ जो है, इन दोनों का योगफल कितना है? 451 ऐसा है। अब देखिए एल बराबर 10 एच मिल रहा था, यहीं पे 10 एच रख देंगे, प्लस 1 एच और दिखाई दे रहा है, 451 हो जाएगा। जोड़ देंगे 11 एच हो जाएगा, 451 हो जाएगा। 11 से इसको काट देंगे, तो 11 चौक 44, 11 एकम 11, एच बराबर आ जाएगा 41, ठीक। 41 आ जाएगा, एचसीएफ आ जाएगा, यानी मासा हो गया आपका 41। और ध्यान देंगे कि एलसीएम जो था उसके 10 गुने के बराबर था, किसके? एचसीएफ के। देखिए मासा में जिस संख्या से गुणा किया जाता है वो होता है संख्याओं के, जो दोनों संख्याएँ दी गई होती हैं, ये जो दोनों संख्याएँ हैं, उनका अनुपात का गुणनफल होता है। यही तरीका होता है भाई, ठीक है? अगर ये जो अपना 10 है, इसका गुणनखंड करेंगे तो हमको 2 गुणित 5 मिल जाएगा, या फिर 10 गुणित 1 भी ले सकते हैं। 10 से गुणित 1 को हम बाद में देखेंगे, ठीक है? पहले 2 अनुपात 5, 2 गुणित 5 ले लेते हैं, यानी कि 2 अनुपात 5 के अनुपात में अपनी संख्याएँ होंगी। 2 से गुणा करेंगे, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 5 एकम 5, 5 चौके 20। ये 2 संख्याएँ हमारी मिल गई हैं, ठीक है? अब कह रहे हैं उन दोनों में से एक संख्या कौन है? इनमें से कौन-सा विकल्प बनाएँ? देखिए, ये बात ज़रूरी नहीं है कि अब एकदम अभी सही ही हो। कारण ये भी है कि हमें उन संख्याओं का योगफल दिया गया ना, ये 287, वो भी तो चेक करना होगा। तो 5 दूनी 7 हो रहा है, 0 और 8, 8 हो रहा है, 2 हो रहा है। 287 हो गया। तो समझना ये भी होगा कि जो ये संख्याओं का योगफल दिया है, इसका क्या यूज़ है? इसका भी यूज़ है। तो उसमें से देखिए एक संख्या 82 है, दूसरी 205 है, 205 कहीं है नहीं, 82 हमको दिखाई दे रही है, तो 82 हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक? हमने पहले मासा निकाला, और ये जो 10 गुना किया था उसी से हमने अनुपात निकाला, इसी 10 से हमने अनुपात निकाला। याद रखने वाली बात यही है कि 10 से ही हमने अनुपात निकाला है। वही समझना होता है ना कि किससे कौन-सा अनुपात हम निकाल रहे हैं, ठीक? तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि 82 हमारा सही जवाब कैसे मिला है। अगला प्रश्न देखेंगे कि विकल्पों में से उस छोटी से छोटी संख्या का चयन कीजिए, जिससे अब 100 242 को अगर भाग करते हैं तो भागफल एक पूर्ण वर्ग हो जाता है। यानी किसी संख्या से हम भाग करेंगे, जैसे हम 4 से भाग करते हैं, 1 3 या 2 से भाग करते हैं, तो भागफल के रूप में यहाँ पे जो मिलता है वो पूर्ण वर्ग हो, पूर्ण वर्ग। अब देखिए यार भाई, बात ये है कि 4 से काटोगे तो 4 से ये पूरा कटेगा ही नहीं। पहली बात तो ये 4 से कटेगा नहीं, 1 से भी नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा। कट रहा है केवल और केवल 2 से कट रहा है। और 2 से काटने से क्या हो रहा है, 2 से काटने पर 2 एकम 2, ठीक है?
अरे यार इसे डायरेक्ट कर लो, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 121 मिल रहा है जो कि 11 का वर्ग है, तो सीधी-सीधी बात है, ये 2 ही है अपना सही जवाब, ठीक? तो ज़्यादा इसमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं, बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको ज़्यादा खींचने की क्या ही ज़रूरत है। ठीक है, सिंपल देखो 4 से काटने पे कुछ मिल रहा है, 1 से 3 से चेक किया, 2 से काटे, 2 से काट दिया, देखा कि आसानी से कट जा रहा है, 121 मिल जा रहा है। हाँ, ये वर्ग है तो अपना 2 सही जवाब हो गया, ठीक? और छोटी से छोटी कहा गया है तो सबसे पहले बात तो बड़ी संख्या से हमको ट्राई नहीं करना है। शुरुआत करनी है 1 से। याद रखना है कि जैसे इसमें कहा गया छोटी से छोटी, तो सबसे पहले तो 1 से शुरुआत करनी है। 242 है। जब छोटी से छोटी कह रहा है 1 से भाग करने पर क्या 242 किसी का वर्ग है? नहीं है। 2 से भाग करोगे तो 121 मिल जा रहा है, ये किसी का वर्ग है? एकदम सही बात है, तो 2 अपना सही जवाब है। अगर 4 से भी भाग करने के बाद मान लीजिए 4 से भाग करने के बाद ये कोई वर्ग हो रहा है, तब भी 4 उत्तर नहीं हो सकता क्योंकि हमसे छोटी से छोटी कह रहा है ना, तो 4 से तो छोटी 2 है, तो 2 अपना सही जवाब होगा। 4 या 3 को तभी भी नहीं ले सकते हैं, अगर वो कट के वर्ग भी दे रहा हो तो भी नहीं ले सकते क्योंकि 2 से वो ऑलरेडी दे रहा है। तो छोटी से छोटी संख्या हमें लेनी होती है। ठीक? ये भी आपको ध्यान देना है। अगला कथन निष्कर्ष का प्रश्न है। कथन निष्कर्ष में हमको बस ये 3 कथन, 2 निष्कर्ष दिए गए हैं, तो ये देखते हैं। क्या कह रहे हैं कि सभी छाते रेनकोट हैं। तो भैया देखो सभी ये छाते हो गए और ये रेनकोट हो गए। तो हमने ये छाते लिख दिए हैं, छाते, और ये रेनकोट लिखने का हमने प्रयास कर लिया है। सभी रेनकोट मेढक हैं, जितने भी रेनकोट हैं वो मेढकों के अंतर्गत आते हैं। लो भैया हमने मेढक बना दिया। ये मेढक हो गया। ठीक है, कुछ रेनकोट पानी है। रेनकोट वाला इतना बड़ा-सा है, उसका रेनकोट का कुछ हिस्सा पानी है। अब वो पानी ज़रूरी नहीं है, ऐसे भी हो सकता है जो तीनों को टच करे। रेनकोट को भी टच कर सकता है, ऐसा हो सकता है कि केवल रेनकोट को टच करे, ऐसा हो सकता है मतलब किसी भी प्रकार का हो सकता है। तो हम सामान्य रूप से ऐसे बनाते हैं, जो रेनकोट और मेढक को टच करता हुआ ऐसा पानी हो। ठीक है, ये सामान्य से हम चीज़ समझ सकते हैं। अब विकल्प में देखेंगे फिर समझेंगे कि कुछ मेढक पानी हैं। अब देखो मेढक का कुछ हिस्सा चाहे अगर आप ये सोचते हैं कि मान लीजिए इतना रह जाता, तो ये वाला हिस्सा पानी वाला क्या मेढक के बाहर चला जाता? बिल्कुल नहीं, मेढक के अंदर ही रहता। आप उसको बाहर कर नहीं सकते, वो बाहर रहे या अंदर रहे, एक ही बात होती है। तो मेढक का कुछ हिस्सा पानी है, बिल्कुल सही जवाब है। तो वो पानी ही है। ठीक, मतलब पहला निष्कर्ष अपना सही है। दूसरा, सभी छाते मेढक है, सभी छाते मेढक के अंतर्गत हैं, तो बिल्कुल सही बात है, ये भी एकदम सही बात है। दोनों ही अपने निष्कर्ष सही हो रहे हैं। यहाँ पे दोनों निष्कर्ष पालन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुरेश एक बिंदु ए से ड्राइव करना शुरू करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे बिंदु ए रखते हैं। यहाँ से ड्राइव करना शुरू करता है, पूर्व की ओर 7 किलोमीटर जाता है, तो ये 7 किलोमीटर चला गया। फिर बाएँ मुड़ता है, 4 किलोमीटर तय करता है, तो 4 किलोमीटर चला गया है। फिर दाएँ मुड़ता है, 5 किलोमीटर ड्राइव करता है, तो ये 5 किलोमीटर इधर चला गया दाहिने मुड़ करके। फिर दाएँ मुड़ता है, 10 किलोमीटर ड्राइव करता है, तो 10 किलोमीटर पहुँचा दिया हमने। और फिर दाएँ मुड़ता है, 8 किलोमीटर ड्राइव करता है, इसका दाएँ किधर होगा? 8, 5 गया है तो 5 से ज़्यादा 8 जाना चाहिए, 8 किलोमीटर ड्राइव कर गया। फिर दाएँ मुड़ता है, 13 किलोमीटर ड्राइव करता है, तो 13 किलोमीटर कुछ इधर की ओर से ड्राइव कर जाएगा, ठीक है? 13 किलोमीटर ड्राइव कर गया, ठीक है? अंतिम बार वह बाएँ मुड़ता है और 4 किलोमीटर ड्राइव करता है, ये 4 किलोमीटर ड्राइव करके बी पे रुक जाता है। यहाँ पे बी पे रुक जाता है। बी से ए तक पहुँचने के लिए, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए उसे कितनी दूरी और किस दिशा में ड्राइव करना चाहिए? सबसे पहली बात तो यहाँ पे देखिए डायरेक्ट दक्षिण मत कह देना, ठीक है? यहाँ पे देखो दक्षिण 2 जगह दिखाई दे रहे हैं, पर डायरेक्ट दक्षिण मत कह देना। हालाँकि विकल्प के हिसाब से देखा जाए तो दक्षिण-पश्चिम यानी मुड़ा हुआ रूप भी नहीं है। पहले बात तो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे अच्छा ये कितना चला था यार, ये तो मैंने आखिरी में कितना चला था, वो 4 किलोमीटर चला था। अब देखो 4 ये हो गया, हुँ? देखो ये 7, 5, 12 इधर की ओर पूरब की ओर गया, 8, 4, 12 पश्चिम की ओर गया तो बराबर हो गया। तो ये मैनेज हो गया, एकदम सीधे-सीधे में पहुँच ही रहेगा, एकदम सीधे में पहुँचा है, ठीक? अब देखो यहाँ से ये 4 किलोमीटर ऊपर की ओर गया, 10 नीचे आया तो -10 कर लो। फिर ये कितना गया, 13 ऊपर गया था तो प्लस 13 कर लो, ठीक है? 13 कर लो। तो 10 में 13 में से 10 गए 3 बचेगा, 4 3 7 हो जाएगा, 7 किलोमीटर। 7 किलोमीटर ये ऊपर जा चुका है, ऊपर से नीचे लाने के लिए 7 किलोमीटर ही नीचे लाना पड़ेगा। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही उत्तर मिल गया। तो सही से घटाना-वटाना आना चाहिए, सही से मोड़ना आना चाहिए, दाएँ-बाएँ को आप एकदम अच्छे से क्या कहते हैं मन में बिठा लीजिए, क्योंकि याद रखेंगे इस प्रश्न में 2 ही चीज़ें गलती होती है। या तो आप किसी चीज़ को मिस कर देते हो, पढ़ते नहीं हो, दूसरा अगर उसने दाएँ कहा है और आप बाएँ मुड़ा देते हो तब समस्या होती है। अच्छा, दाएँ और बाएँ मुड़ाने के लिए आपको इस प्रश्न के ढेर सारे प्रश्नों को हल करना होगा और प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी होगी। ताकि आपको पता रहे कि जैसे ये इस दिशा में उत्तर दिशा में जा रहा है, अब इसका दायाँ कौन-सा होगा? ये हो रहा, ये क्या होगा? ये तो बायाँ हो जाएगा, ये दाहिना होगा और ये बायाँ होगा। तो ये सारी चीज़ें आपको क्या है कि अंदर एकदम बसी होनी चाहिए, कोई गलती ना हो, कन्फ्यूज़न ना हो। बहुत बार प्रैक्टिस जब करेंगे तब ये आसानी से हो जाएगा, ठीक है? चलो समझ में आ गया, तो अगले वाले प्रश्न पे जाते हैं। आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस एआई जो होता है,
इसके लिए उत्कृष्टता केंद्र किस संगठन की एक पहल है? तो राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र इसकी पहल है, ठीक है? इसमें कुछ ये कुछ कर रहे हैं, कुछ तो कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन-सा विकल्प पाइथागोरस त्रिक है ट्रिपलेट को निरूपित करता है? कौन-सा पाइथागोरस त्रिक है? तो इसमें देखिए बात ये होता है पाइथागोरस त्रिक क्या कहता है? ये आमतौर पे समकोण त्रिभुज का आप समझ सकते हैं कि 2 छोटी भुजाओं का वर्ग, तीसरी भुजा जो कर्ण होता है उसकी भुजा के वर्ग के योगफल के मतलब 2 भुजाओं का वर्गों का योगफल तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होता है, ऐसा कहता है। और तीसरी भुजा हमेशा सबसे बड़ी होती है, ठीक है? अच्छा यहाँ पे इतनी बड़ी-बड़ी संख्या दी है, देख कर के डर लग जाएगा कि यार अपन इतने को कैसे चेक करेंगे? तो आइए चलिए समझते हैं। जैसे हमको मान लीजिए पहला विकल्प चेक करना होगा, तो इसमें ये करना होगा कि आपको पूरा वर्ग नहीं करना है। आप इकाई के स्थान को वाले अंक को भी वर्ग करके देख सकते हैं। जैसे 2 छोटी संख्याएँ 15 और 323 है, और बड़ा वाला 200 सॉरी, मुझसे क्या गलती हो गई कि 15 और इसको 223 की जगह 323 बोल दिया। 15 और 223 छोटी संख्या हैं और 224 सबसे बड़ी है। तो पहले तो इन दोनों को वर्ग करेंगे। जैसे 5 को वर्ग 15 को वर्ग करेंगे इकाई स्थान पे 5 आएगा और ये जो 223 का वर्ग करेंगे 3 त्रिका 9 इकाई के स्थान पे क्या आ जाएगा 9। तो 9 5 कितना होता है 14 यानी इकाई के स्थान पे 4 रहेगा। और अगर हम 224 वाला वर्ग करेंगे 4 चौक 16 इकाई के स्थान पे क्या आ जाएगा 6। अब 6 और 4 में मैचिंग नहीं हो रही, इस वजह से ये तो बिल्कुल भी उत्तर नहीं होगा। ठीक? दूसरा विकल्प में भाई जैसा कि आप देख ही रहे हैं सही निशान है, तो ये तो हो ही जाएगा, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करते। मैं तीसरा वाला चेक करके बताता हूँ, ठीक है? उसके बाद इसका भी वर्क करेंगे लेकिन हम चेकिंग वाली बता रहे हैं, ठीक है? जैसे 2 का वर्ग है या फिर यही वाला चलो ठीक है समझ लेते हैं। जैसे वैसे छोटा है 20 और 99, ठीक है? 20 का वर्ग करोगे भैया तो इकाई के स्थान पे 0 मिलेगा, 9 9 81 और यहाँ पे क्या मिल जाएगा 1 और 101 जो है इसका वर्ग करोगे तो भी हमको 1 मिलेगा। इन दोनों का योगफल 1 के बराबर हो रहा है, तो ये वाला अपना अभी सही है। लेकिन क्या ऐसा नहीं हो सकता कि दूसरे वाले विकल्प में जो बचे हैं, उसमें ऐसा भी हो कि वर्ग कर इकाई के स्थान पे वर्ग करने के बाद भी अपना सही बैठ रहा हो? तो ऐसा भी हो सकता है ना? तो इसीलिए हर एक को चेक करना ज़रूरी है। अब देखिए यहाँ पे 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4, 3 का वर्ग हो जाएगा 9। 9 4 13 होगा, ये आगे स्थान पे 3 होगा और यहाँ पे 0 है तो 0 को वर्ग करने पे 0 मिल जाता है। तो यहाँ पे ये तीसरा वाला विकल्प अपना गलत हो जाएगा। चौथे वाले विकल्प में देखिए छोटी संख्याएँ ये दोनों हैं। अब 10 का वर्ग करेंगे तो 0 मिलेगा मतलब 100 मिल जाएगा, 99 को वर्ग कर देंगे क्या मिल जाएगा 9 9 81 1 मिल जाएगा। इन दोनों का योगफल 1 होता है और 111 का जब वर्ग करेंगे तब भी 1 मिलेगा। तो ये दोनों तो सेम हो रहे हैं। ये जैसा कि आपको पता है कि ये और ये दोनों ही अपना सही दे रहे थे इकाई के अंक वाले के हिसाब से। अब अगर डबल कर लेते तो 2 इकाई के अंक तक पहुँच पाना अपने लिए मुश्किल है। तो अपन क्या कर लेते हैं हम दूसरा वाला विकल्प ही चेक कर लेंगे। क्योंकि इन दोनों में से एक को चेक करना है और जो भी सही हो जाएगा वो सही। मतलब मान लीजिए अगर ये गलत होता तो ये सही है, ये गलत होता तो ये सही है, तो एक चेक करना होता है। अपन चलिए यही को चेक कर लेते हैं जैसे 20 का वर्ग अपना 400 होता है, ये समझ में आ गया। 99 का वर्ग कैसे करेंगे? 99 का वर्ग करना जैसे 2 अंकों को वर्ग करने के लिए पहले इकाई के अंक का वर्ग करो 9 9 81 यहाँ से लगे 8 हो गया, ठीक है? और उसके बाद फिर दोनों गिनतियों को गुणा करो 9 9 81 हो जाएगा, उसका दुगुना करो 81 दूनी ये कितना होता है? 81 दूनी 8 दूनी 16 162 होगा ना? 81 है, उसका दुगुना 2 और हाँ 162 होगा। जोड़ देंगे तो 170 हो रहा है। 170 का यहाँ पे आ जाएगा 0 हासिल आ जाएगा 17। 17 अपना हासिल हो जाएगा, 17 हासिल हो जाएगा, फिर 9 9 81 मिल रहा है। तो 7 1 8 हो जाएगा, 8 1 9 हो जाएगा, इतना मिल जा रहा है। अब 400 जोड़ देते हैं, 0 1 1 हो जाएगा, 0 0 0 हो जाएगा, 8 4 12 हासिल लगे 1 इसमें हो जाएगा, ये हो गया अपना 10,201। अब 101 का वर्ग कर लेते हैं, 101 गुणित 101 ठीक? 1 से गुणा करेंगे 101, 0 से गुणा करेंगे 000, 1 से गुणा करेंगे 1 सॉरी यहाँ पे नहीं लिखना था 101 यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया। बहुत सिंपल सी बात है, सेम टू सेम मिल रहा है यानी कि अपना दूसरा वाला विकल्प सही जवाब है, ठीक? अगला सवाल है नर्मदा मध्य भारत की एक नदी है जो इस राज्य में अरब सागर में मिलती है, तो गुजरात राज्य में वो जाकर के अरब सागर से मिल जाती हैं। तो अगला वाला प्रश्न जो है वो काफ़ी अच्छा प्रश्न है और ये वाला प्रश्न इस बार भी परीक्षाओं में भी बहुत ज़्यादा बार पूछा गया था, तो ये वाला थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है? इसका वर्ग किसके बराबर होगा? अभी आप ध्यान से देखोगे तो अपना ये वाला, ये गिनती, ये गिनती, ये गिनती और ये सब सेम टू सेम सॉरी इसमें थोड़ा चेंज है, बाकी सेम टू सेम है। तो यही सब मैनेज करते हुए, ध्यान में देखते हुए, प्लस माइनस के चिन्हों को देखते हुए आपको गलत डिसाइड करना है, ठीक? चलिए गलत-गलत खोजना शुरू करते हैं। सबसे पहले तो याद ये वाला माइनस देख कर के यहाँ पे माइनस बिल्कुल नहीं होता है, जिस वजह से ये गलत है, ठीक है? यहाँ पे a² + b² + c² होता है, यहाँ पे माइनस नहीं आ पाएगा, गलत हो गया ये।
दूसरा ऊपर वाले में क्या गलती है कि जहाँ पे ज़ेड है, जहाँ-जहाँ ज़ेड दिखाई देगा वहाँ-वहाँ माइनस होगा। अब देखिए यहाँ ज़ेड है, यहाँ पे माइनस है, पर यहाँ ज़ेड है, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे भी माइनस होना चाहिए। इस वाले में माइनस होता है, तो ये तीसरा वाला विकल्प गलत हो गया। अब ऊपर वाले में आ जाते हैं, जैसा कि हमने बताया कि ज़ेड जहाँ-जहाँ रहेगा वहाँ-वहाँ माइनस रहेगा। देखिए इन्होंने 12 वाई-ज़ेड में उसके साथ माइनस रखा है, लेकिन 6 वाई-ज़ेड में माइनस नहीं रखा है। और यहाँ दूसरे वाले विकल्प में देखेंगे जहाँ-जहाँ ज़ेड है वहाँ-वहाँ माइनस है, क्योंकि ज़ेड के साथ माइनस है ना, गिनतियों को ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है, पहले माइनस ही चेक कर लेते हैं, माइनस चेक करने के बाद अपना सही हो जाएगा भाई। ये वाला सेम टू सेम सही चल रहा है, ये वाला एक्स, वाई जहाँ ज़ेड है वहाँ माइनस दिखाई दे रहा है, बस अपना सही जवाब हो गया। खाली चिन्हों को देख कर के भी आप सही जवाब दे सकते हो, ठीक है? गिनतियों को तो अपन बाद में करेंगे, हाँ, विस्तार आप बाद में करेंगे, जब वो भी एकदम सेम टू सेम मिल रहा होगा। बाकी अगर हम चिन्हों को ध्यान से समझ लेंगे, तो सब कुछ आराम से मिल जाएगा, कोई समस्या नहीं होगी, ठीक? चलिए अगला प्रश्न देखें। अगला वाला प्रश्न क्या है कि देखने में बहुत हैवी है बहुत ईज़ी लेकिन देखने में हैवी है जिस वज़ह से बहुत डरावना-सा प्रतीत हो रहा है। इसमें क्या कहा जा रहा है वो देखते हैं कि सीधी रेखाएँ एम और एल और एम एक-दूसरे के समांतर हैं। तो भैया ऐसे 2 सीधी रेखाएँ हैं, थोड़े दूर वाली बना देते हैं, क्योंकि हमें बिंदु भी रखने हैं। ए और बी रेखा एल पर स्थित है। यहाँ पे मान लो ए हो गया, यहाँ पे मान लो बी हो गया। सी और डी एम पर स्थित हैं। यहाँ पे मान लेते हैं सी हो गया, यहाँ पे मान लेते हैं डी हो गया, ठीक? ई एक ऐसा बिंदु है जो सीधी रेखा एल और एम के बीच स्थित है। कहीं पे यहाँ पे ई बिठा दो, बैठ गया। ये सभी इस प्रकार हैं कि कोण ईएबी सॉरी ईएबी ये वाला कोण 50 का है। दूसरा है ईसीडी ये वाला है 70 का, ठीक? और ए एईसी यानी ये वाला कोण के बारे में पूछ रहा है। कह रहे हैं यदि ए और सी ये जो दिखाई दे रहा है बिंदु, वो ई के एक ही ओर स्थित हो। ऐसा नहीं हो सकता मान लीजिए कि हमने सी को यहाँ रख दिया, ऐसा नहीं करना था। ये यहीं पे होना चाहिए जहाँ पे एग्ज़ैक्टली अभी आपको दिखाई दे रहा है। सी को ई के जैसे ई यहाँ पे ऐसे एक सीधी लाइन देख लें तो ए और सी को इधर ही रहना चाहिए या फिर इधर ही रहना चाहिए, ठीक? ऐसा नहीं हो सकता कि आपका ए इधर है, सी इधर है, मतलब समझ रहे हैं ना? वैसा नहीं होना चाहिए, तभी काम बनेगा। तो ये सब कुछ हो गया। तो भैया अगर ये दोनों समांतर रेखाएँ होती हैं तो एक और समांतर रेखा खींची जाती है, जिस वजह से ये 50 का एकांतर यहाँ पे 50 बन जाता है और 70 का एकांतर यहाँ पे 70 बन जाता है और ये जो बड़ा वाला कोण हमसे जो एग्ज़ैक्टली ये पूछ रहे हैं, वो इन दोनों का योगफल हो जाता है 70-50 का 120 हो जाता है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, खाली इसमें चित्र बनाना आपको था प्रश्न पढ़ कर के। बाकी आंसर तो बहुत आसान है, अगर ये चित्र बना के ऑलरेडी दे देता तो इसको तो 2 सेकंड में उत्तर मिल जाता, ठीक है? देखते ही उत्तर मिल जाता, लेकिन यहाँ पे प्रश्न पढ़ कर के हमें उत्तर देना था, इस वजह से ये हमको थोड़ा-सा समय लगा इसमें, ठीक है? समझ में आ गई बात? बस यही है इस प्रश्न में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, यहाँ पे कह रहे हैं भई अपनी श्रृंखला प्रतीक और जो भी ये संख्या पे आधारित प्रश्न है, इसमें कह रहे हैं श्रृंखला में ऐसे कितने प्रतीक हैं, जिनके ठीक पहले विषम संख्या और ठीक बाद में सम संख्या भी है। हमको ऐसे प्रतीक खोजने हैं, प्रतीक के पहले विषम होना चाहिए, विषम होना चाहिए और बाद में सम होना चाहिए, ऐसा मामला बनाना है। तो भई थोड़ा-सा ज़ूम करके देखेंगे तभी समझ में आएगा, ठीक है? तो हमको पहले बात तो प्रतीक, प्रतीक के पहले विषम, विषम पहले होना चाहिए, सम बाद में होना चाहिए, ठीक है? विषम, प्रतीक पहले खोजते हैं। देखिए यहाँ पे प्रतीक है, प्रतीक के पहले देखो विषम होना चाहिए, यहाँ पे सम दिया है, गलत हो गया ये वाला। दूसरा हम प्रतीक देखते हैं, इसके आगे विषम तो है पर बाद में सम नहीं है, ठीक है? इस प्रतीक के आगे तो विषम है पर बाद में सम नहीं है। यहाँ पे देखेंगे, इस प्रतीक के पहले ही विषम नहीं दिया गया तो कोई मामला ही नहीं बनता। इस प्रतीक के पहले विषम तो है पर बाद में सम नहीं है। अच्छा यहाँ पे देखेंगे, क्या देखना है? यहाँ पे देखो, इसके आगे पहले विषम है, बाद में सम भी दिखाई दे रहा है, यानी कि एक तो हमको मिल गया। दूसरा प्रतीक यहाँ पे देखेंगे, नहीं यहाँ पे भी कोई मामला नहीं बन रहा है ठीक से। ठीक है, प्रतीक के आगे विषम तो है पर आगे फिर प्रतीक मिल गया है। और यहाँ पे देखो प्रतीक के बाद में तो सम है लेकिन पहले तो प्रतीक है, कोई मतलब ही नहीं है। अब यहाँ देखते हैं, एक प्रतीक दिया है जिसके आगे विषम तो है, बाद में सम भी है। अच्छा ठीक है, 2 लोग हमको मिल गए हैं। ऐसे 2 लोग हमको मिले हैं, जिनके ऐसे प्रतीक मिले हैं जिनके पहले विषम है और बाद में सम है। तो हमारा उत्तर मिल गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, कह रहे हैं उस विकल्प का चयन कीजिए जो जिसका तीसरी संख्या से वही संबंध है जो दूसरी का पहली से और छठी का पाँचवीं से, वही सेम टू सेम बात है, कुछ है खास नहीं है। खास तो ये है कि इसमें क्या हो रहा है और इसमें क्या हो रहा है और इसमें वही होगा। अब यहाँ पे देखिए कुछ कम हो रहा है, क्या कम हो रहा है? 17 में से 9 गए तो 8, 4 में से 3 गए 18 कम हो रहा है। इसमें देख लेते हैं, 9 में से गया 8
और 8 में से 7 यानी 18 कम हो रहा है। सिंपल सा, इसमें से भी 18 कम कर लेते हैं। हाथ से लीजिए 12, 12 में से 8 गेंद तो 4 सॉरी 4 ऐसे लिख लेते हैं और यहाँ बचेगा 7 में से 1 गेंद 6, 64। तो 64 अपना सही जवाब है। मतलब ईज़ी था, ठीक है, ईज़ी। तो अगला प्रश्न यही है कि इनमें से कौन-सा यौगिक क्लोरीन के साथ उपचारित करने पर ब्लीचिंग पाउडर बनता है? तो बुझा हुआ बुझा हुआ चूना जो होता है वही अपना, ठीक है, उपचारित करने पर ब्लीचिंग पाउडर बनता है, बुझा हुआ चूना। अगला वाला प्रश्न देखते हैं कि यदि 2 और 5 एक द्विघात समीकरण के मूल हैं, तो द्विघात समीकरण किस प्रकार व्यक्त किया जाएगा? तो आइए समीकरण देख लेते हैं। भैया देखो, सूत्र यही होता है कि एक्स स्क्वायर रहेगा माइनस रहेगा इन दोनों का योगफल 4 मतलब 5 2 7 हो जाएगा 7x, फिर लग जाएगा प्लस, फिर दोनों गुणा 5 दूनी या 10 उसके बराबर 0। ऐसा वाला कौन सा दिखाई दे रहा है वही देख लो, अपना सही जवाब हो जाएगा, देख लेंगे। ये हो गया। बहुत सिंपल सी बात है। सभी में क्या-क्या फ़र्क पड़ रहा है, जैसे कि यहाँ पे देखिए 7 नहीं मिल रहा है, यहाँ पे देखिए माइनस नहीं मिल रहा है, यहाँ पे आगे 2 लग गया है। यही सब गलतियाँ हैं, ठीक? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि शक्ति मतलब पी हो गया, ठीक है? इसका SI मात्रक क्या होता है? इसका SI मात्रक वाट होता है, याद रखेंगे, वाट होता है, ठीक है? कैलोरी जो होता है ये अ, आवेश का मात्रक होता है, ऊष्मा का मात्रक होगा, ऊष्मा का, ठीक है? न्यूटन्स बल का मात्रक होता है। जूल भी ऊष्मा का ऊर्जा का ही मात्रक होता है। ये कैलोरी ऊष्मा का मात्रक होता है, ठीक? तो वाट हो जाएगा इसका सही जवाब। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इसमें कह रहे हैं कि वही अपने अक्षर श्रृंखला के आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर देना है कि उक्त श्रृंखला में ऐसे कितने व्यंजन हैं जिनके ठीक पहले एक स्वर और बाद में भी एक स्वर आता है। तो बस हमको व्यंजन खोजना है जिसके पहले स्वर और बाद में स्वर होंगे। तो स्वर में कौन-कौन से होते हैं बता देते हैं आपको। ए, ई, आई, ओ, यू, यही 5 स्वर होते हैं और इन्हीं को खोजना है। तो देखेंगे जैसे कि वाई से कोई मतलब नहीं। यहाँ पे ए, बी, यू, ए, आई, यू देखो ये एक व्यंजन है जो 2 स्वरों के बीच में घुसा हुआ है। और अगला वाला कौन-सा देखो, एक आई स्वर दिखाई दे रहा है। ऐसे ही हम स्वरों को अगर निशान बना लेंगे तो अपना काम हो जाएगा। जैसे ये स्वर हो गया, ये एक स्वर है और कौन-सा एक स्वर है, यहाँ पे देखो ये एक स्वर है, ये स्वर है, ये भी एक स्वर है, ठीक? तो आप देख सकते हो कि जैसे कि यहाँ पे ये देखो, ये 2 स्वरों के बीच में एक व्यंजन है, यहाँ पे देख सकते हो 2 स्वरों के बीच में एक व्यंजन है और वहीं पर यहाँ देख सकते हो, ये देखो, ये भी तो 2 स्वरों के बीच में एक व्यंजन है। तो ऐसे टोटल 3 लोग आपको देखने को मिल जाते हैं। तो ये अपना सही जवाब हो जाएगा, ठीक है? अगला प्रश्न है कि आपको कैसे पता चलेगा कि कोई व्यक्ति 1 वर्ष पहले एचआईवी से संक्रमित हुआ है? तो रक्त में एंटी-एचआईवी एंटीबॉडी द्वारा ये पता चल जाएगा। उसके शरीर में ये होता होगा, जो 1 वर्ष पहले एचआईवी संक्रमित हुआ था, उसमें ये बन चुका होगा, ठीक है? तो दोस्तों अगला प्रश्न ये है कि निम्नलिखित में से कौन-सा जीव भोजन को शरीर के बाहर विखंडित करता है, फिर पचे हुए भोजन को अवशोषित करता है? तो मशरूम जिसे कुकुरमुत्ता कहा जाता है, वो ऐसा करता है, ठीक है? बाकी सभी जैसे मृग माने हिरन हो गया, वो भी घास चरता है। अमीबा का आकार निश्चित नहीं होता, वो भी कणों को अपने पहले अंदर लेता है, फिर पचाता है। फिर जूँ तो खून चूसती ही है, वो भी अपना अंदर चूसने के बाद पचाती है। पर मशरूम के साथ ऐसा नहीं है, मशरूम का अलग ही हिसाब है भाई। भौकाल अलग है। अगला प्रश्न है कि एक भिन्न के अंश और हर का योग 13 है। अंश और हर का योग, ठीक है? ऊपर वाला x, नीचे वाला भी देखो 13 माइनस x लेंगे, क्योंकि उन दोनों का योगफल 13 है। ऐसा वाला हिसाब चल रहा है। दोनों अंश और हर में 6 जोड़ने के बाद वो हो जाता है 8/17 के बराबर हो जाता है। दी गई भिन्न के अंश और हर का निरपेक्ष अंतर कितना ज्ञात कीजिए। निरपेक्ष अंतर का मतलब होता है जो भी बड़ा हो उसमें से छोटा वाला घटा के उत्तर बता देना, ठीक है? ये नहीं कि उन्होंने अंश कहा है तो अंश में से हर घटाओ तो माइनस में उत्तर बताओ, ऐसा वाला मामला इनके पास नहीं है, ठीक? चलो 17 से गुणा कर लेते हैं, इसका इधर गुणा कर लेते हैं, तिरछा-तिरछा गुणा करेंगे। फिलहाल तो पहले बात तो 13 देखो प्लस में है और 6 भी प्लस में, तो जोड़ लेते हैं, ठीक है? तो x/6 है, x + 6 है, इसमें 17 से गुणा होने लगेगा और ये 13 6 19 हो जाएगा। 19 माइनस x है, इसमें 8 से गुणा होने लगेगा, ठीक है? ये हो गया मामला। अब 17 से गुणा करा दें तो 17 x मिल जाएगा और 17 छक्के के पता नहीं कितना होता है, भाव में जाए देखा जाएगा बाद में। कर लेते हैं भई क्या? 6 7 42 का 2 हासिल लग गया 4, 6 कम 6 4 10, 17 छक्के 102 होता है। अच्छा ठीक है। 8 9 72, 8 9 72, 7 8 कम 8 7 15, ठीक है? माइनस 8x, इसको
इधर भेज देते हैं, ये वाला इधर जाके अपना जुड़ जाएगा। तो 8 7 15 यानी 25 एक्स मिल जाएगा। ये वाला इधर भेज करके क्या करेंगे, घटा दिया जाए। बिल्कुल घटाना ही पड़ेगा। 2 में से 2 गया तो अपना मिल जाएगा 0, 5 में से 0 गया 5, 1 में से क्या खत्म, 25 दूनी गया 50, एक्स बराबर 2 मिल गया है। एक्स बराबर जब 2 मिल गया है और हमको अंतर योगफल 13 दिया था। अच्छा, एक्स किसको माना था, अंश वाले को, तो 2 ऊपर हो गया, 13 में से 2 घट गया तो मिल जाएगा 11, 11 हो जाएगा। इन दोनों का अंतर 11 में से 2 गया तो कितना बचेगा, 9, 9 ही अपना सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर मिला। थोड़ा सा लंबा चल गया लेकिन क्या किया जा सकता है, करना ही पड़ता है। चीज़ों को समझना ही पड़ता है, कहीं न कहीं तो कुछ न कुछ तो व्यवस्थित करना ही पड़ता है। ठीक है। तो अगला प्रश्न है फिजिक्स से, कह रहे हैं विद्युत मोटर में मोटर का आर्मेचर जो होता है, अब यार आर्मेचर कैसे बताया जाए। तो मान लो अगर ये चुंबक है N और S, ठीक है। तो इसमें जो रहता है लूप, ये जो होता है जिसमें करंट फ्लो होता है, यही चीज़ को आर्मेचर कहा जाता है। आर्मेचर की भुजाओं पर चुंबकीय क्षेत्र लंबवत कार्यरत बलों के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही है, ये है। तो इनका परिणाम असमान होता है, नहीं असमान नहीं होता है भैया, क्योंकि समान बल लगेगा दोनों दिशाओं में। दोनों अलग अलग भुजाओं पे, सभी भुजाओं पे समान बल लगेगा, तभी आराम से मोटर चलेगी, नहीं तो आवाज़ करेगी गुड़ गुड़ गुड़। तो समान बल रहना चाहिए। इनका परिमाण समान होता है और दिशाएं विपरीत होती है, तो ये सही जवाब है। दिशाएं अलग अलग रहेंगे तभी तो घूम पाएगा, अन्यथा घूमेगा ही कैसे। दोनों एक ही दिशा में फोर्स लगाएंगे तो घूम नहीं पाएगा। ठीक है। परिमाण असमान नहीं होता है, समान और दिशा समान हो जाएगी तो घूम नहीं पाएगा। ठीक है। और परिमाण असमान हो जाएगा, यानी दोनों बल अलग जो लगते हैं वो भी अगर असमान हो जाएंगे तो भी सही से नहीं काम करेगा। समान बल होना चाहिए, दिशाएं विपरीत होनी चाहिए। ठीक। ओके। अगला प्रश्न है कि दी गई आकृति में समरूपता इनमें से कौन सी शर्त है, समरूपता इसमें देखना है। और जहाँ पे एस भुजा होता है और ए कोण होता है। तो भैया यहाँ पे देखिए 6 का दुगुना 12 हो रहा है, 4 का दुगुना 8 हो रहा है और 3 का दुगुना 6 हो रहा है। तो यहाँ पे भुजाओं का अनुपात 1:2, 1:2 हर जगह मिल रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे भुजाएं समान अनुपात में है। कोण के बारे में यहाँ पे दिखाया भी नहीं गया है, चूंकि यहाँ पे कोण है ही नहीं तो कोण वाला कोई मामला ही नहीं करेगा। केवल भुजा 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 समरूपता यहाँ पे लगेगी। अब आप कहोगे ये सब क्या होता, तो भाई हाई स्कूल में आपने पढ़ा होगा समरूपता, तो भाई ज़ाहिर सी बात है आप कर पाओगे। और अगर आपने पढ़ाई नहीं की है तो भाई थोड़ी समस्या तो है यार। याद हाई स्कूल में तो पढ़ा ही होगा इस सब के बारे में, भुजा 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 समरूपता याद ही आ गया होगा कि अगर भुजाओं का अनुपात समान है तो ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं। और इसमें भुजा 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 समरूपता यानी एस 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 समरूपता लगेगी। ठीक है। तो अगला प्रश्न ये है कि एक निश्चित वार्षिक ब्याज की दर पर 6 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज मूलधन के 1/6 के बराबर है, 1/6 के भाग के बराबर है साधारण ब्याज की दर पर। फिलहाल तो पहले इतना हल कर लेते हैं, फिर आगे वाला मामला पढ़ेंगे। तो यहाँ पे मामला ये है कि एक मूलधन है और उसमें दर का पता नहीं है। समय 6 वर्ष है बटा 100 करेंगे तो जो साधारण ब्याज प्राप्त होगा वो भाई 1/6 था, 1/6 के बराबर हो जाएगा। किसके 6, मूलधन के। तो पी जो है कट जाएगा यहाँ पे। ठीक है। और और क्या, कुछ नहीं। तो दर क्या हो जाएगी, 6 का 0 गुणा होगा, 6 6 36, 100 को उधर पहुँच जाएगा अपना 100 ऊपर नीचे 36। तो 4 से कट रहा है। हाँ, 4 9 36, 9 4 25 हमें 100, इतना अपना दर है 25/9। 25/9 दर है। तो कह रहे हैं किस धनराशि पर 3 वर्ष में प्राप्त मिश्र धन 6000 हो जाएगा। ठीक है भाई साहब। तो दर अपनी 25/9 थी जो हमने निकाला था। धनराशि निकालना है पे, समय हो गया 3 वर्ष, दर हो गया 25/9, गुणित अपना 100 करेंगे नीचे बटे 100 करेंगे और इसमें मूलधन फिर से जोड़ देंगे, तब ये 6000 के बराबर हो पाएगा क्योंकि ये मिश्र धन दिए हैं। ठीक है। और इसमें कट जा रहा है 25 से कम 25 चौके 100, 9 चौक 36, 3 से कट रहा है 3 त्रिका 9। ऊपर मिल रहा है पी, नीचे मिल रहा है 4 तिहाई 12 और प्लस पी हो रहा है बराबर 6000 तो है ही। ठीक है। 12 कम 12 एक 13, ये हो जा रहा है 13 पी बटे 12। अब 12 से गुणा होगा, 12 छंग 72 हो जाएगा, 12 छंग 72 और 3 जीरो तो लगना ही लगना है और 13 से भाग हो जाएगा। अब 13 से भाग को पहाड़ा पढ़ेंगे भैया। ठीक है। अब 13 पचे 65, 13 छंग 78, 13 पचे 65, 72,000 को 13 से भाग करना है। मैं काट लेता हूँ, फिर से लिख लेता हूँ। ठीक है। 13 से भाग करना है, 17 दो 72,000 को। 13 पचे 65, कितना बचेगा, 12 में से 5 गए 7, ये कट गया 0 हो गया। ठीक। और 5 मतलब ये 2 लोग तो गायब गायब हो गए। अब इन लोगों को मिलान करना, इन दोनों में कौन सा अपना सही हो जाएगा।
तो फिर 13 बचे 65 हो जाएगा, फिर 5 बचेगा, 0 बढ़ जाएगा। और अब देखिए 13 पचे 13 दूनी 24, 13 दूनी 39, 13 13 तिया 39, 13 चौके 52, 13 चौके 52 ज़्यादा चला जाएगा, 13 तिया 39 और यहाँ पे बचेगा 1, यहाँ पे बचेगा 11। अब देखो 553 दिखाई दे रहा है, 553 यहाँ पे देखो विकल्प के आधार पे ही कर लिया करो, पूरा भाग करने की ज़रूरत नहीं। दूसरा विकल्प अपना गलत हो गया, पहला वाला विकल्प अपना सही हो गया। अब बाकी भाग तो आगे जाएगा ही जाएगा, ज़ाहिर-सी बात है भाग जाएगा, लेकिन हमें भाग करने की ज़रूरत नहीं है, हमें पास विकल्प है, तो अपन उत्तर दे सकते हैं, ठीक? तो यहाँ पे उत्तर मिल गया है। चलो ठीक है, अगले वाले प्रश्न पे चलते हैं। सो दोस्तों अगला जो प्रश्न है इसमें कहा जा रहा है कि एक बिक्री के दौरान व्यापारी 25% नकद छूट, मतलब पैसा नकद दोगे तो 25% छूट, उसके बाद 10% की व्यापारिक छूट देता है। यदि किसी भी वस्तु का सूची मूल्य, मतलब उस पर लिखा हुआ मूल्य यानी कि अंकित मूल्य 800 रुपये है, तो विक्रय मूल्य क्या होगा? 800 रुपये उसका दाम लिखा है, पहले तो 25% की छूट दे दिया, यानी 75% पे बेच दिया, ठीक है, 75% पे बेच दिया। फिर 10% की छूट दे दिया, यानी 90% पे बेच दिया। भाई 100 में से घटा घटा के हम लिख रहे हैं। इससे क्या होगा, डायरेक्ट विक्रय मूल्य मिल जाएगा, और अगर इससे नहीं करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, फिर घटाना पड़ेगा। देखो अपन डबल ज़ीरो ऐसे काट लेंगे, एक ज़ीरो ऐसे कट जाएगा और 2 से काट दें, 2 2 चौके 8, 2 पंचे 10, 5 से करें 15 पचे 75 होता है, 15 15 दूनी 30, 15 चौके 60, यहाँ पे 60 मिल रहा है और गुणते एक एक 9 तो दिखाई दे रहा है। 9 पचे 45, 9 छक 54, 54 एक से 0 लग जाएगा, 540 रुपये आ जाएगा इसका विक्रय मूल्य। आसान प्रश्न था ना यार, काफ़ी आसान है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न में क्या कहा गया कि जब कोई छात्र दूध में नींबू की कुछ विधि मिलाता है तो इसमें कौन सी अप्रक्रिया हो जाती है? तो भैया दूध फट जाता है और अवक्षेप बन जाता है, इसे कहा जाता है अवक्षेपण, अवक्षेपण अभिक्रिया। क्या कहते हैं? अवक्षेपण अभिक्रिया। दूध फट जाता है, पनीर बन जाता है और नीचे बैठ जाता है, उसे अवक्षेपण क्रिया कहा जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि अपवर्तनांक म्यू, म्यू न्यू म्यू पता नहीं जो भी है, ठीक है। और हवा में प्रकाश की चाल c और माध्यम में प्रकाश की चाल v का सही संबंध है। देखिए अपवर्तनांक म्यू बराबर होता है c अपॉन v, बहुत सिंपल सी बात है। c अपॉन v ये होता है ये होता है निर्वात में प्रकाश की चाल, ये होता है माध्यम में प्रकाश की चाल, ये होते हैं माध्यम का अपवर्तनांक। तो ये चौथा वाला विकल्प एकदम सही जवाब है, इसको याद रखिएगा, इस पे प्रश्न भी आते हैं बहुत सारे। ठीक, आगे चलते हैं। तो अगला जो प्रश्न है वो ये देखते हैं, इसमें क्या कहा जा रहा है, समझते हैं पहले बात को। कह रहे हैं कि 3 पाइप के एल और एम है। के किसी टंकी को 45 मिनट में भर सकता है, एल उसी टंकी को 1 घंटे यानी 60 मिनट में भर सकता है और पाइप एम उसी टंकी के भरे होने पर 1 घंटे 45 मिनट में खाली कर सकता है। तो यदि टंकी को खाली होने पर तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए, तो टंकी कितने समय में भर जाएगी? तो बहुत इसमें बहुत सिंपल सा तरीका समझ में आ रहा है भाई। कि भई देखो जैसे पहली टंकी है वो 45 मिनट में भर सकती है, तो 1/45 प्लस में हो गया। दूसरा टंकी हो गया 1 घंटे में भर सकते हैं, तो 1/60 प्लस में हो गया। और तीसरी की टंकी है जो 1 घंटे 45 मिनट, 45 और 60 यही का योगफल, ठीक है? वो खाली कर रही है तो उसको माइनस में कर लेते हैं। अच्छा ठीक है, 1 घंटे 45 मिनट का यही मतलब होता है, ये 40 और 45 का 45 और 60 को जोड़ लेते हैं तो 105 मिनट की बात कर रहे हैं, ठीक? अच्छा, इसका एलसीएम कितना होगा? अब एलसीएम निकालने जाएँगे तो बड़ा काफ़ी लंबा ये प्रोसेस दिखाई दे रहा है। तो इसका भी एक थोड़ा-सा छोटा-मोटा सॉल्यूशन तो है ही, जो हम कर सकते हैं। जैसे कि हमको यहाँ पे समझ में आ रहा है कि 15 15 दूनी तिया 45, 15 चौके 60, 15 पचे 15 छक्का 90 और 15 सत्ते 105 यानी कि 15 से सभी कट रहे हैं। तो इनका मासा जो है 15 है, तो हम 15 लिख लेते हैं। तो 15 तिया 45 होता है, 15 चौके 60 होता है और 15 सत्ते 105 होता है। ये इनका एलसीएम हो जाएगा। तो अब क्या कहें 15 जैसे 15 तिया 45, यहाँ देखो 45 है, 15 तिया 45 ही लिखा है। तो ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस हमारा 45 वाला छोड़ करके जो 4 सत्ते 28 है, उसको ऊपर लिख लेते हैं। प्लस 60 के लिए देखिए 15 चौके 60 वाला छोड़ करके 7 त्रिक 21 लिख लेते हैं। माइनस 15 सत्ते 105 होता है, तो 4 तिहाई 12 यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, समझ में आ रही बात? बिल्कुल, आना भी चाहिए, कोई समस्या नहीं है इसमें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जोड़ लेते हैं, देखिए पहले बात तो इन लोगों को जोड़ लीजिए, तो कितना हो रहा है 9 4 49 हो रहा है और उसमें से 12 घटा देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, 9 में से 2 गए 7 और 4 में से गए 3, 37 हो रहा है। और नीचे वाली गिनती का तो गुणा करके ही रखना पड़ेगा, क्योंकि अब कोई और कंडीशन इसमें दिखाई नहीं दे रही है। तो 15 सत्ते 105 होता है, उसमें 4 तिहाई 12 से अपना गुणा कर देंगे, तो 12 पंजे 60, 0 फिर 0 है तो 6 ही आ जाएगा, 12 कम 12, तो 1260 आ गया है। ठीक,
अभी क्या करना है कि इसको उलट के भाग करना है। तो पहले बात तो हम इसको क्या करते हैं, थोड़ा छोटा कर लेते हैं, क्योंकि अभी हमें इसकी आवश्यकता नहीं रह गई है। तो इसको यहाँ पे रख लीजिए। अब हम क्या समझाना चाह रहे थे वो समझना ये है कि यहाँ पे जो 37 था, 37 से हमें भाग करना होगा 1260 में, ताकि हम इनमें से कोई एक विकल्प पकड़ पाए बड़ी आसानी से। तो कितनी बार जा रहा है? 3 चौके बार, 4 बार तो नहीं जाएगा, 3 बार ही जाएगा। 3 से 21 हासिल लगे तो 3 त्रिका 9 2 11। तो कितना बचा यहाँ पे? 5। यहाँ बचा 1, कट गया, 0 हो गया। और कितनी बार जाएगा? अब जाना चाहिए, सीधी बात है कि 3 बार हो गया, 4 बार जाना चाहिए। 4 बार तो जा सकता है, 4 सते 28, हासिल लगे 2, 4 तियाँ 12, 2 14। सही बात है, 2 बच गया है, बहुत सही बात है। देखिए 34 सही 2/37 तो दिखाई दे रहा है विकल्पों में, ठीक है? तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि इसको, इसमें क्या है, कैलकुलेशन थोड़ी हैवी है, बाकी चीज़ें बहुत अच्छी हैं। हो गया, ठीक? तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहा कि यदि आंकड़ों के एक समुच्चय का माध्य और बहुलक दिया गया है, तो प्रासंगिक अनुभवों अनुभाविक संबंध का उपयोग करके आंकड़ों का समुच्चय के मध्य का ज्ञात करो। तो जो ये संबंध की बात कर रहे हैं, वो ये संबंध है कि बहुलक, क्या भैया? बहुलक बराबर होता है 3 गुणित माध्यिका, माध्यिका माइनस 2 गुणित माध्य। ये होता है, ठीक? अब बहुलक यहाँ पे देखेंगे, बहुलक के लिए 8 कह रहा है, माध्य के लिए 5 कह रहे हैं। तो यहाँ पे 8 रख दिया बराबर 3 गुणित माध्यिका की जगह हम x रख देते हैं। 2 गुणित माध्य, माध्य अपना 5 है, 5 नहीं है 10, डायरेक्ट लिख देते हैं, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। ये 10 इधर जाके माइनस है तो प्लस में जुड़ जाएगा, 18 हो जाएगा, ठीक है? और ये 3x है ही, इसमें 3 में लिखना भूल गया, लिख देता हूँ, अब लिख देता हूँ 3x, 3 से काट देंगे, 3 संग 18, तो x बराबर हमको 6 मिल गया, तो हमारा 6 उत्तर हो गया। तो ये वाला फ़ॉर्मूला याद रखेंगे कि बहुलक बराबर 3 गुणित माध्यिका माइनस 2 गुणित माध्यिका, क्योंकि इससे प्रश्न आ सकते हैं। देखेंगे 4 अक्षर वाला बहुलक अकेले रहेगा, सबसे बड़ा वाला। माध्यिका में देखिए 1, 2, 3 अक्षर मानेंगे, 3 से गुणा हो रहा है, माइनस 2 अक्षर वाला माध्य में 2 से गुणा हो रहा है। याद रखने की ये ट्रिक है, और इसी वजह से मैं याद कर पाया, इसी वजह से मैं बार-बार आपको बताता रहता हूँ। अगले प्रश्न में हम चलते हैं। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन-सा वृद्धि ग्रोथ के लिए आवश्यक प्रोटीन प्रोटीन प्रदान करता है? तो प्रोटीन वृद्धि के लिए आवश्यक होती है, और प्रोटीन कौन प्रदान करता है? तो दालें। फलों में भई विटामिन्स होते हैं, ठीक है? और कार्बोहाइड्रेट भी होता होगा, मे बी पॉसिबल, बट दालों में हमको तो पता है कि दालों में प्रोटीन सबसे ज़्यादा पाया जाता है, तो दाल खाओ भई, प्रोटीन ढेर सारी मात्रा में पाओ। ओके? अगला प्रश्न हम देखेंगे कि इसमें कहा जा रहा है कि एम और एन की आयु का गुणनफल दिया गया है 486 वर्ष। इनकी आयु का अनुपात दिया गया है 3:2, तो इनकी आयु का योगफल ज्ञात करना है। देखिए अगर इनकी आयु का अनुपात दिया गया है जो कि है 3:2, तो हम 3x गुणित 2x लेंगे, क्योंकि गुणनफल ही हमको दिया गया है, तो हम गुणनफल 486 लिख पा रहे हैं। 2 से काट देंगे, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 तिहाई 6, 3 से काट देंगे, 3 से गए 3 8 24, 3 एकम 3। तो देखो भैया यक्स और यक्स का गुणा यक्स स्क्वायर बराबर 81 है, तो यक्स बराबर सीधी-सीधी बात है 9 हो जाएगा। और अगर इनकी आयु का योगफल निकालना है, तो भैया इनके अनुपात जो दिया गया है, 3 और 2 को जोड़ दीजिए, 5 मिल जाएगा, 5 से सीधा गुणा कर लीजिए, 9 बचे 45 आ जाएगा। या फिर 9 त्रिक 27 कर लीजिए और 9 दूनी 18 कर लीजिए, इनको दोनों को जोड़ दीजिए तो भी 45 आ जाएगा, ठीक? जो भी आपको पसंद आए वो कर सकते हैं, कोई समस्या बात नहीं है, ठीक है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए। अगला प्रश्न है कि उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी के प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। 176, 159, 160, 152, 144, आगे क्या होगा? तो हम यह देख पाते हैं कि ये लगातार घट रहा है, तो क्या घट रहा है वो भी तो देख लेते हैं। तो भैया 16 में से 8 गए 8, और 6 में से 6 गए, मतलब हाँ ठीक है, 8 घट गया। इसमें भी हमको 8 घटता हुआ दिखाई दे रहा है, इसमें भी हमको 8 ही घटता हुआ दिखाई दे रहा है। इसमें अगर हम घटाएँगे 12 में से 8 गए 4, हाँ 12 में से 4 गए 8, 8 ही घट रहा है। और हाँ ठीक है, 8 ही घट रहा है, तो फिर से 8 घटा देते हैं। ठीक है, 8 घटा देते हैं। 14 में से 8 गए, 8 से 14 6 बचेगा, यहाँ पे 3 1 136, तो 136 अपना सही जवाब हो जाएगा। बहुत सिंपल सीरीज़ दी जा रही है यहाँ पे, थोड़ा भी मेहनत नहीं करना पड़ रहा है, उत्तर मिला जा रहा है। तो यही सब चीज़ें हैं, नंबर अच्छा लाने का प्रयास करते रहिए। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन-सी प्राप्ति है जिसका दावा सरकार से नहीं किया जा सकता है? तो राजस्व प्राप्ति, भई राजस्व प्राप्ति का अपना सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न अक्षर संख्या और प्रत्येक श्रृंखला के आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। ये श्रृंखला दिखाई दे रही है। ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनके ठीक पहले एक संख्या और ठीक बाद में भी एक संख्या है? वाह! जिसके पहले भी संख्या और बाद में भी संख्या, प्रतीक को खोजना है।
तो जैसे ये प्रतीक है, कोई मतलब नहीं है। और प्रतीक यहाँ पे एक प्रतीक है जिसके आगे संख्या पीछे संख्या नहीं है। यहाँ पे एक प्रतीक है, उसके आगे संख्या पर पीछे नहीं है। ये भी एक प्रतीक है, कोई मतलब नहीं है। ये एक प्रतीक है, इसके आगे संख्या नहीं है। और कोई प्रतीक है, यहाँ पे एक प्रतीक है जिसके आगे संख्या पीछे संख्या है। और कोई प्रतीक नहीं मिलता, बस एकमात्र हमको ऐसा मिल पाया है, ऐसा प्रतीक मिला है जिसके आगे भी संख्या और पीछे भी संख्या है। बहुत ईज़ी प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बालक को किसी भी कारखाने या खान में काम करने के लिए या अन्य किसी खतरनाक नियोजन में नियुक्त नहीं किया जा सकता है? तो अनुच्छेद 24 यह कहता है कि बच्चों से बाल मजदूरी नहीं करवा सकते आप। सो दोस्तों अगला वाला प्रश्न देखते हैं जिसमें कहा जा रहा है कि DEHKMRSW एक वर्गाकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। इनमें से कुछ लोग कोने पर बैठे हैं जबकि कुछ भुजाओं के ठीक मध्य में बैठे हुए हैं। तो मामला ये है कि हमको पहले एक वर्ग बनाना पड़ेगा, तो मेरे ख्याल से एक वर्ग हमने बना लिया है। तो कोने पर जो बैठा है कोने वाला तो दिखाई दे रहा है, बीच में मध्य में बैठा है वो भी बैठा ले रहे हैं। ठीक है, ये बैठ गए। चलिए शुरू करते हैं। डी मेज के किसी एक कोने पर बैठा है, तो हमको ये पसंद है, हम यहाँ पे डी को बैठा देते हैं। ई डी के बाईं ओर दूसरे स्थान पे, डी के बाईं ओर पहला स्थान ये हो गया, दूसरे स्थान पे ये बैठा है ई। ई और एच के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, तो अगर इधर से गिनो या फिर इधर से गिनो, दोनों ही स्थितियों में अगर आप गिनोगे तो एच एकदम सीधे वाले बैठा होगा, ठीक है? 3 लोग यहाँ पे बैठे हैं, 3 लोग इधर भी बैठे हैं, ठीक है? एच और एम के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है, एच और एम को यहाँ बैठा दो तभी एक व्यक्ति बैठ पाएगा बीच में, ठीक? एस एम के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, एम के बाईं ओर ठीक बगल में एस यहाँ पे बैठेगा, ठीक है? याद रखना दाएँ बाएँ आप इसका याद देखो, ये इतना याद रखो। इसमें जो कह रहे हैं केंद्र की ओर मुँह करके, केंद्र की ओर मुँह करके ऐसा वाला मामला, अगर आपको याद ना आए तो पन्ना घुमा लिया करो, अपना दाएँ, अपना बायाँ देखा करो, एकदम छोटी-सी बात बता दे रहे हैं। तुमको ये दायाँ-बायाँ में कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, कभी भी नहीं होना चाहिए, ठीक है? मैंने यही सीखा है कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने कहा कि यहाँ पे एस एम के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, तो जहाँ एम बैठा है वहीं वो वाला हिस्सा अपनी ओर घुमा लो। मान लो आप यहाँ बैठे हो, कॉपी का पन्ना भी ऐसे ही घुमा लो, अब ये सामने की ओर केंद्र की ओर देख रहा है, तो इस हिसाब से आपका ये दायाँ और ये आपका ये बायाँ हो जाएगा, वही हिसाब से एम का दायाँ और एम का बायाँ होगा। यही वाला हिसाब खुद से देखो, खुद से महसूस करो, अंदर से फीलिंग आनी चाहिए। ये नहीं कि कुछ चल रहा है, आपको समझ नहीं आ रहा है, ठीक है? अंदर से फीलिंग आनी चाहिए, आपका जो बायाँ है वही इसका बायाँ होगा और आपका जो दायाँ होगा वही दायाँ होगा। और नहीं हो पा रहा तो कॉपी घुमा के तब देखो, ठीक? लेकिन फीलिंग अंदर बैठाओ कि दायाँ और बायाँ में कम से कम गलती नहीं करेंगे, बाकी कुछ भी हो जाए, ठीक? सवाल गलत हो जाए चलेगा लेकिन दायाँ-बायाँ में गलती नहीं चलेगी, ठीक है? डब्लू डी के ठीक बगल में नहीं बैठा है। डी के 2 जगह बगल-बगल खाली है और 1 जगह डब्लू वाली यहाँ पे खाली हो गई। उसके अलावा कुछ है ही नहीं और जगह कहाँ बिठाएँ डब्लू को, ठीक है? आर जो के है, आर के दाहिनी ओर, आर के दाहिनी आर को यहाँ बिठाओगे तब दाहिना पहला दूसरे स्थान पे के बैठ पाएगा, ये वाली स्थिति हो पाएगी। अब यहाँ पे क्या है इस व्यवस्था के अनुसार कौन आर के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, ई बैठा है, तो ई अपना सही जवाब हो जाएगा, ओके? तो भाई दायाँ और बायाँ अपना फिक्स करके रखो, कोई समस्या नहीं होगी और बस सब बढ़िया रहेगा, ओके? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है कि कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन की परिघटना को क्या कहते हैं? तो इसे कहा जाता है टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव आपको कहाँ देखने को मिलता है? कोलाइडी कणों जैसे देखो कैसा? जैसे एक बीकर हो गया, इसमें कोलाइडी कण भरे हुए हैं, जब टॉर्च जलाई जाती है तो वो ऐसे प्रकाश ऐसे इकट्ठा होता है फिर फैल के ऐसे जाता है। इस प्रभाव को ये पानी के अंदर मतलब पानी में कोलाइड कण को घोला गया है, तो इस वाले प्रभाव को टिंडल प्रभाव कहते हैं, ठीक है? समझ में आ गई बात? ओके। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद द्वारा राज्यपाल में राज्य की कार्यकारी शक्तियाँ नहीं रहता? अनुच्छेद 154 के तहत के द्वारा राज्यपाल में राज्य की कार्यकारी शक्तियाँ नहीं थे, एक अनुच्छेद 154। तो भाई साहब अगला वाला क्वेश्चन देखेंगे कि एक कटी हुई टहनी को रंगीन पानी में रखा जाता है, जैसा कि चित्र में नीचे दिए गए चित्र में दर्शाया गया है। ऐसा चित्र में इसे ऐसे रखा जाता है। कुछ घंटों बाद जब टहनी काट दी जाए तो वह कैसी दिखेगी? रंगीन उतक कहाँ पाया जाता है ये देखना है। ये ए आकार का या फिर बी या फिर ऐसा या फिर ऐसा। तो अगर आपने कभी भी रंगीन पानी में टहनी काट कर कोई भी टहनी को काट के जब डाला होगा, तो आप देख पाएँगे कि ए वाला पार्ट जैसा है वैसा पूरा रंगीन हो जाता है। ये बी, सी, डी ऐसा कोई डिज़ाइन नहीं बनता है, पूरा का पूरा रंगीन हो जाता है। तो चित्र ए की तरह अपना सही जवाब होगा, ठीक है? भाई साहब ऐसा देखने को समझ में आ रहा है कि यार एकदम प्रैक्टिकल लाइफ़ वाले क्वेश्चन भी यहाँ पे पूछे जाते हैं।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक कथन और विकल्प के रूप में 4 निष्कर्ष दिए गए हैं। कथन के आधार पर चयन करिए कि कौन-सा निष्कर्ष सत्य है, सही है। तो आइए चलिए देखते हैं ज़ूम करके। देखिए कथन में इस चीज़ को समझो, आप समझ ही रहे हो कि जिधर की ओर मुँह खुला हुआ है वो वाला हिस्सा बड़ा है, जिधर की ओर मुँह बंद है वो वाला छोटा है। ये तो समझते ही होगे, ये तो बहुत पहले ही आपको समझाया गया है। ठीक? तो बराबर के चिन्ह का बराबर ही चिन्ह है, ठीक? तो चलिए देखते हैं कि सबसे पहले तो यहाँ पे देख लेते हैं r छोटा है q से। देखिए यहाँ पे पहले ही जहाँ पे r दिखाई दे रहा है और उसकी तरफ बड़ा है चिन्ह वाला दिखाई दे रहा है, यानी r बड़ा है। जब r बड़ा है और q बहुत दूर है, इधर की ओर मुँह खुला हुआ एक रिलेशन बन गया, वो पहले ही इंडिकेट कर रहा है कि वो बड़ा है और ये कहना चाहता है कि वो छोटा है q से, तो रुक जाओ भाई, गलत हो गया। मामला आगे बढ़ ही नहीं सकता है, ठीक? इसमें कोई उम्मीद नहीं है। आगे देखते हैं। अब दूसरा तो सही है ही, तो आइए चलिए इसको जस्टिफ़ाई करते हैं कि कैसे सही है। जे और एम को खोजो, जे यहाँ दिखाई दे रहा है, एम यहाँ दिखाई दे रहा है। काफ़ी दूर का रिश्ता है। काफ़ी दूर का रिश्ता होने के बाद देखो जो बराबर के निशान हैं, वो आपको कोई हानि नहीं पहुँचाते हैं, वो दिक्कत नहीं देते हैं, ठीक? अब इसमें कह रहा है कि जे बड़ा हुआ है, यहाँ पे देखेंगे जे कह रहा है कि बड़ा, जे की ओर मुँह खुला हुआ है तो जे बड़ा है, ऐसा कहना चाह रहे हैं। तो जे देखो यहाँ पे बराबर के चिन्ह का कोई देखना नहीं है, जे बड़ा है, क्या जे की तरफ मुँह खुला हुआ है? तो आप कहेंगे हाँ, खुला हुआ जे बड़ा है। फिर यहाँ देखेंगे मुँह खुला हुआ है यानी जे बड़ा है और यहाँ तो बराबर के निशान है तो बराबर कोई इफ़ेक्ट नहीं डालता है। तो यहाँ से यहाँ तक आने में हमको यही दिखाई दे रहा है कि जो जे है वो पी के बराबर है और क्यू से बड़ा है। मतलब इधर की ओर मुँह खुला है तो जे और पी दोनों ही बड़े हैं क्यू से और क्यू एन से बड़ा है तो ज़ाहिर-सी बात है और एन अगर एम के बराबर है तो जे बड़ा है यानी सही जवाब है। मैं इतना एक्सप्लेन क्यों कर रहा हूँ, इसमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। जब भी उल्टा-पुल्टा नज़र आए तब गलत हो जाएगा। अब जब एक जैसा दिखाई दे, बराबर के निशान भी दिखाई दे तो सही होगा, ठीक? और अगला देख लेते हैं जैसे ये है m बड़ा है p से। अब m यहाँ है, p यहाँ है। अब यहाँ पे देखेंगे तो चिन्ह ये कह रहा है कि p बड़ा है। क्या कह रहा है चिन्ह? चिन्ह तो ये कह रहा है, यहाँ पे देखिए ये वाला चिन्ह कह रहा है कि p बड़ा है। यहाँ वाला चिन्ह कह रहा है कि p बड़ा है। और ये बराबर का निशान तो आप तो जानते ही हैं कि बराबर का निशान इतना प्रभाव नहीं दिखाता है। लेकिन अब ये कहना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं कि m बड़ा है तो भाई गलत बात है। चौथे वाले विकल्प में भी वही सेम चीज़ घुमा के दी गई है, लेकिन कह रहे हैं कि m बड़ा है। लेकिन कहाँ भाई m तो छोटा है। तो समझ गया आपने कि क्या मामला हो रहा है? तो मामला बस इतना है कि दूसरा वाला विकल्प अपना सही जवाब है। अगला वाला प्रश्न देखते हैं। अगला वाला प्रश्न कह रहा है एक त्रिभुजाकार मैदान की 2 भुजाएँ 41 और 28 मीटर हैं। इनका परिमाप 84 मीटर है। तो सबसे छोटे 49 की लंबाई क्या है? 49 मतलब क्या होता है वो मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले तो हमको यही देखना है कि 2 भुजाएँ आपको दी गई हैं और परिमाप दिया गया है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो अपना कितना बन जाएगा पहले ये तो बताओ? अगर इनको जोड़ दो तो 8 एक 9 हो रहा है, 4 दूनी 6 हो रहा है और 84 में इसको घटा दोगे तो 14 में से 9 गए 5 हो जाएगा, 7 में से 6 गए 1 हो जाएगा तो 15 हो जाएगा। तो आपको ये समझ में आ गया कि तीसरी भुजा 15 हो गई है, ठीक? अच्छा, ये समझ में आने के बाद अब थोड़ा-सा हम चित्र देख लेते हैं। चित्र में क्या समझाना चाहूँगा कि जैसे 41 ये हो गई भुजा, 15 ये हो गई और दूसरा वाला 28 ये हो गई। तो ये 41 हो गया, ये 15 हो गया और ये हो गया आपका 28। ऐसा एक त्रिभुज है, ठीक? तो उसका 49 का मतलब होता है ये वाली लाइन। सॉरी, इसको शीर्षलंब कहा जाता है, ठीक है? माफ़ करेंगे। शीर्षलंब कहा जाता है। जो 90 अंश का कोण बनाता हो, ऐसा वाले को शीर्षलंब कहा जा रहा है, इसी को 49 कहा जाता है। अब इसका मान कैसे निकाला जाएगा? इसका मान निकालने का तरीका होता है कि सबसे पहले आपको इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना होगा, वो भी हीरोन का सूत्र लगा के। सबसे पहले एस निकालते हैं, एस बराबर क्या होता है? अर्ध परिमाप वाले परिमाप का आधा, परिमाप क्या है? तीनों भुजाओं का योगफल, तीनों भुजाओं के योगफल। अभी जोड़ना नहीं है 41, 15 और 28 को, जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, पहले ही 84 ऑलरेडी दिया गया है, तो उसमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। 84 ऑलरेडी दिया है, 2 से भाग कर दो, 42 आपको अर्ध परिमाप मिल गया। अच्छा, अर्ध परिमाप मिल जाने के बाद आप क्षेत्रफल का सूत्र लगा दो। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? वही होता है एस, पहले बात तो 42, ठीक है, गुणित एस माइनस ए, यानी पहली भुजा कोई भी घटा दो। 42 में हम 41 को भी घटा देते हैं, ये वाली भुजा को 41 घटा देते हैं, 1 मिल गया। दूसरी भुजा 15 को हम घटा देते हैं, 12 में से 5 गया 7, 3 में से 1 गया 2, ये 27 मिल जाएगा। और तीसरी भुजा को इसको घटा देते हैं, 12 में से 8 गया 4 और 3 में से 2 गया 1, इतना मिल गया है। इसका गुणनखंड करना पड़ेगा क्योंकि हमको कुछ न कुछ कॉमन करके बाहर निकालना है, ठीक है? कुछ बाहर निकालना है, तो सबसे पहले तो ये फ्रैक्शन कर लेते हैं। ये 42 क्या होता है? 6 सत्ते 42 होता है, ठीक है? 6 सत्ते 42 होता है, इसका मतलब 6 होता है, 2 गुणित 3 और गुणित 7,
6 सत्ते 42 हो गया। 27 को होता है 3 गुणते 3 गुणते 3 और 14 को होता है 2 गुणते 7 या फिर 7 गुणते 2। यहाँ पे 2 लिखना चाहिए था, मैंने गलती लिख दिया। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 2 का जोड़ा बन रहा है, 3 का बन रहा है, 3 का बन रहा है और 7 का बन रहा है। जिसका ये मतलब होता है कि 2 बाहर आ जाएगा, 3 बाहर आ जाएगा, 3 बाहर आ जाएगा और 7 बाहर आ जाएगा। गुणा कराने के लिए हम क्या करते हैं, भैया 7 त्रिक 21 दिखाई दे रहा है, 3 दूनी 6 दिखाई दे रहा है। तो जब 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 126 दिखाई दे रहा है। क्या आपको इतना समझ में आ गया? अब आपको होगा कि हाँ 126 तलु तो समझ में आ गया। सॉरी, मुझे ये पूरा ज़ूम आउट नहीं करना है, छोटा नहीं करना है, मुझे इतना छोटा करना था। मैं फिर से छोटा करने का प्रयास कर लेता हूँ। मुझे छोटा करना है ना, इनको ज़रूरत नहीं है अब, इनको इधर रखना है। चलो, अब हम जो समझना चाहते थे उसके बारे में बात कर लेते हैं। हमको 126 जो मिला है ये हो गया इसका क्षेत्रफल। क्षेत्रफल निकालने का एक और सूत्र होता है 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। 1/2 आधार अपना 41 लीजिए, 41 और ऊंचाई का आपको पता नहीं है, उसी ऊंचाई को तो निकालना है और ये क्षेत्रफल 126 के बराबर हो जाएगा। ठीक, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 2 उधर जाके ऊपर गुणा कर देगा तो हमें क्या मिल जाएगा, 6 दूनी 12 और 2 दूनी 4, 1 5, 2 एकम 2 इतना मिल जाएगा और 41 नीचे आके भाग करेगा। यानी कि हमें 41 से भाग करना है। ठीक, 41 से भाग करना है, इसको कहीं और रख लेते हैं। हम भाग तो करेंगे ही करेंगे। किस में भाग करेंगे? 41 से 41 से भाग करेंगे 252 में। मेरे ख्याल से भाग अपना सही जाएगा। 4 छंग 24, 4 छंग 24, 6 बार जाए, 6 एकम 6, 4 छंग 24 कितना बच जाएगा? हाँ चलिए 12 में से 6 गेंद 6। ठीक है, ये कट गया, ये कट गया, दशमलव लग गया, 0 बढ़ गया। ज़ाहिर सी बात है एक बार जाएगा, 41 आ जाएगा। घटाने के बाद 10 में से 1 गया 9, 5 में से 4 गया 1, दशमलव तो लग ही चुका है। कितनी बार दशमलव लगा हो गया? 0 बड़ा हो गया। अब कितनी बार जाएगा? भाई 41 से 4, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, 4 चौक 16, 4 बार जाना चाहिए, मतलब यहाँ पे 4 आना चाहिए। सॉरी, यहाँ पे क्या लिख रहा है? 4 एकम 4, 4 चौक 16 ऐसा कुछ जाएगा। 6.14 के लगभग में 6.15 है। उसके आसपास और कोई विकल्प नहीं है। ठीक है, तो 6.15 हम हमारा सही जवाब हो जाएगा। अब ये प्रश्न थोड़ा लंबा था, इस वजह से थोड़ा-सा इसमें हमने थोड़ी-सी फ्रीडम ली है समझाने की। अब आप कहोगे कि सर इसको हम कैसे करेंगे? यही सारी प्रोसेस करेंगे, बस इतना लिखेंगे नहीं, कॉपी में थोड़ा और कम लिखेंगे। ये तो मैंने डिटेल समझाने के लिए बहुत सारी चीज़ें लिखी, नहीं तो इतना गोंचता हूँ मैं, इतना गोंचता हूँ, ये काम हो जाता। और दूसरी बात, मैं यार देखो स्क्रीन पे लिख रहा हूँ, तो अपना उतना हाथ बैठा नहीं है। कॉपी पे जितना गोंचता हूँ, जितने कम जगह में आ जाता है, उतना मोबाइल पे नहीं हो पाता है। ठीक? तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, विमल ड्राइव कर रहा है। विमल बिंदु ए से ड्राइव करना शुरू करता है, उत्तर की ओर 6 किलोमीटर चलता है। कोशिश करते हैं इसको चलाने की। यहाँ से 6 किलोमीटर चल गया, फिर दाएँ मुड़ता है, 7 किलोमीटर ड्राइव करता है। दाएँ मुड़ गया, 7 चल गया, चलो मान लेते हैं 7 चल गया है। फिर दाएँ मुड़ता है, 19 ड्राइव करता है। दाएँ मुड़ गया, 19 गया, मान लो 19 चला गया है। फिर वह दाएँ मुड़ता है, अब दाहिने की तरफ, अच्छा इधर की ओर मुड़ता है, 7 किलोमीटर ड्राइव करता है। देखो इतना जितना गया था वापस लौट आया है। फिर दाएँ मुड़ता है, 8 किलोमीटर ड्राइव करता है। अब 8 किलोमीटर ड्राइव कर रहा है। यार ये कितना हो गया? 8 है, 8 से 14 होता है 19 है, तो थोड़ा कम ही जाएगा अभी, कम पहुँचा रहेगा। ठीक है, 8 किलोमीटर ड्राइव करता है, फिर दाएँ मुड़ता है, 13 किलोमीटर ड्राइव करता है। पागला गया है क्या ये? 7 से 13 चला गया, 13, ठीक है, ड्राइव करता है। फिर बाएँ मुड़ता है, 5 किलोमीटर ड्राइव करता है। 5 किलोमीटर ड्राइव करता है, ये 5 किलोमीटर ड्राइव कर गया, बी पे रुकता है, यहाँ पे रुक गया है। अच्छा ठीक है, देखिए 19 नीचे आया था, 8 और 6, 8 सा 14 हो रहा है, 14 में ये 5 और ऊपर गया तो 19 हो गया। हाँ ठीक है, 5 ऊपर गया तो 19 हो गया, यानी जितना नीचे आया था उतना ये एकदम सीधे में पहुँच चुका है। ठीक है, याद रखना, यही से कैलकुलेट करना। 19 डायरेक्ट नीचे आया था, 8, 6 और ये 5 मिलाकर 19 हो गया। तो अभी क्या एकदम सीधे में पहुँच चुका है, सी में पहुँच चुका है। तो बी से ए तक पहुँचने के लिए उसे कितनी दूर और किस दिशा में चलना होगा? यहाँ पे पहुँचा है, इसे इस दिशा में चलना होगा, इसको कहता है पश्चिम। पश्चिम, पश्चिम और कहीं है ही नहीं। और कितना? 13 इधर गया था ना, तो 13 ही आना पड़ेगा, 13 किलोमीटर। मतलब काफ़ी अच्छा प्रश्न है। इसमें बहुत गोल-गोल घुमाया था और इसमें चित्र बनाने वाला ही थोड़ा लफड़ा रहता है। थोड़ा-सा आपको पहले से समझ के चलना होगा। देखो, इतना समझ के चला तो भी गलती हुई थी मुझसे चित्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुराने जाइलम में किस प्रकार के अपशिष्ट उत्पादों को संग्रहित किया जाता है? ये जाइलम क्या होता है? जैसे पेड़ होता है, पेड़ का तना होता है ना, जैसे ये वाला तना हो गया, बाहर बाहर वाला जो कठोर लकड़ी रहती है,
देखो अंदरूनी वाले में नर्म जाइलम होता है, ठीक है, नया नया जन्मा हुआ जाइलम होता है, जो खाद्य पदार्थों को और पानी को पत्तियों तक पहुंचाने के लिए काम आता है। और किनारे किनारे वाला जो जाइलम होता है वो पुराना हो चुका होता है, वो लकड़ी का आकार दे दिया होता है, ये होता है। तो इसमें जो होता है रेजिन और गूंद, ये जो गूंद होते हैं ये यहाँ पे इकट्ठा रहते हैं, ठीक, उसमें संग्रहित रहते हैं। कह रहे हैं किस प्रकार के संग्रहित रहते हैं, तो ये सारी चीज़ें संग्रहित रहती है लकड़ियों में, ठीक है, समझ में आ गया बात? जो बाहर वाला होता है जाइलम उसमें। और बाहरी एकदम खोल की बात नहीं कर रहे हैं, लकड़ी की बात की जा रही है, ठीक। तो उसी से, क्योंकि हम वही जाइलम की परतें ही गिन के उसकी उम्र बता पाते हैं ना, तो हर साल एक एक परत इकट्ठा होती रहती है जाइलम की, तो पुराने जाइलम मतलब वही हो गया, तो इसमें रेजिन और गोंद इकट्ठा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि ए बी सी डी ई एफ जी एच, बस एक ही इमारत के 8 अलग-अलग मंजिलों पे रहते हैं। इमारत के सबसे निचली मंजिल का क्रमांक 1 है, उसके ऊपर वाले का 2 है, सबसे ऊपर वाले का 8 है। डी एक सम संख्या क्रमांक वाली मंजिल पर रहता है, लेकिन मंजिल क्रमांक 4 और 2 पर नहीं रहता है। चलिए ठीक है। 1, 2, 3, 4 सॉरी 4, 5, 6, 7, 8 कुछ ज़्यादा ही नहीं ऊपर चले गए यार, फिर से लिख लेते हैं। 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8 2 बार बनाना पड़ेगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ठीक है। मेरे ख़्याल से इतने में काम हो जाएगा। सबसे पहले बात तो की जा रही थी अ, डी एक सम क्रमांक वाली मंजिल पे रहता है, लेकिन 4 और 2 पे नहीं। 4 और 2 पे नहीं रहता तो डी 6 पे रह सकता है या फिर 8 पे रह सकता है। ठीक है, 4 और 2 पे नहीं रहता, डी 6 पे रह सकता है और 8 पे रह सकता है। ठीक है, ये हो गई बातें। ओके, डी और ए के बीच 5 व्यक्ति रहते हैं। डी और ए के बीच में केवल 5 व्यक्ति रहते हैं। तो इसमें देखिए 5 व्यक्तियों को अगर हम ठिकाएँगे इस वाले में, तो यहाँ पे बीच में 5 व्यक्ति तो हो नहीं पा रहे हैं, ठीक है? तो ये वाला मामला ही गलत हो गया। इसमें 5 व्यक्ति हो पा रहे हैं, 3, 2, 5 छोड़ कर के, तो इसमें नहीं हो पा रहे हैं क्या? 2, 2, 4, 1, 5 नहीं, बीच में नहीं हो पा रहे हैं, इस वाले में हो पा रहे हैं। 3, 2, 5 छोड़ कर के यहाँ पे हम ए को बिठा दे रहे हैं। हो गया, 5 व्यक्ति हो गए। सी ए के ठीक ऊपर रहता है, तो सी को यहाँ पे बिठा दो। एच मंजिल संख्या 1 पर रहता है, एच को यहाँ पे बिठा दो। बी केवल बी, एफ और डी की मंजिलों के बीच रहता है। एफ और डी के बीच में केवल बी रहता है। एफ और डी, एफ और डी, एफ को यहाँ बिठा दो, डी ऊपर है, उसके बीच में बी को बिठा दो। हो गया। ई एक सम क्रमांक वाली मंजिल पर नहीं रहता है। ई सम वाले पे नहीं रहता है, तो विषम वाले 5 पे बिठा दो। कौन बच गया? ए बी सी डी, ए बी सी डी ई एफ जी बच गया, तो जी को 4 पे बिठा दो। ई की मंजिल के ऊपर कितने व्यक्ति रहते हैं? ई के मंजिल के ऊपर 3 व्यक्ति हमको दिखाई दे रहे हैं, तो 3 अपना सही जवाब हो गया। काफ़ी अच्छा प्रश्न था, काफ़ी लंबा प्रश्न था, और इस प्रकार मैं पढ़ाते हुए अब समझ गया हूँ कि मुझे इन प्रकार के प्रश्नों से डरना नहीं चाहिए, और मैं बार-बार प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो मुझे लग रहा है कि मैं जल्दी से जल्दी इन चीज़ों को बना भी पाऊँगा और एग्ज़ाम में भी कर पाऊँगा। अब ये भी एक मज़बूत पॉइंट हो गया है मेरा, वीक पॉइंट नहीं रहा है। सल्फ़र का परमाणु क्रमांक और संयोजकता क्या है? तो सल्फ़र का परमाणु क्रमांक होता है 16। 16 को अगर बाँटा जाएगा 2, 8, 8, 2 सॉरी ज़्यादा हो गया क्या? 2, 8, 8, 18 नहीं, इतना नहीं जाएगा। 2, 8, 10 हो गया, फिर 6 बचेगा। हाँ, ठीक है। बाहरी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएँगे, ठीक है? लेकिन संयोजकता 6 नहीं होती है। बाहरी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो उसे इसे 2 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है। 2 इलेक्ट्रॉनों के साथ ये साझा कर पाएगा, तो उसकी संयोजकता 2 होगी, ठीक? और वैसे भी आपको केवल परमाणु क्रमांक याद रखना है, उसके बाद की संयोजकता याद करने की ज़रूरत नहीं है। सल्फ़र का परमाणु क्रमांक 16 हो गया, ठीक है? ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैथ का क्वेश्चन। इसमें इतना एक समीकरण दिया है, समीकरण नहीं कह सकते इसको, कहते हैं बहुपद कहेंगे, ठीक है? ए एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 8 को एक्स प्लस 2 से विभाजित किया जाता है, तो शेषफल 24 प्राप्त होता है। तो ए का मान ज्ञात करना है, इसको भाग नहीं देना होता है। एक शेषफल प्रमेय नाम की चीज़ होती है कि एक्स प्लस 2 से भाग देने की बात कर रहे हैं, तो इसके बराबर 0 करो, तो एक्स बराबर हमको मिल जाएगा -2। कितना मिल गया? -2। प्लस है, उधर जाने के बाद माइनस हो गया। इतना सिंपल सी बात तो हर कोई जानता है, छोटा सा बच्चा भी जानता है। अब यही वाला -2 इसमें रख दोगे, कहाँ पे? ए की जगह ए ही रहेगा, गुणित -2 की घाते 2 हो जाएगा, -8 गुणित -2 हो जाएगा, और -8 हो जाएगा। इतना हो गया, इसमें रख दिया। जब ये रखते ही तो ये 24 का है, इसके बराबर होगा। यही नियम होता है, यही शेषफल प्रमेय होता है कि जो भी x की वैल्यू मिली, अगर इसमें रखेंगे तो ये 24 जो शेषफल प्राप्त हो रहा था उसी के बराबर हो जाएगा, यही नियम होता है। तो -2 को वर्ग करेंगे, प्लस में 4 हो जाएगा, 4a, यहाँ पे -4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस
8 तो नहीं है 16 हो जाएगा, -8 बराबर 24 हो रहा है। पहले 16 में से 8 घटा देंगे तो 8 बचेगा, 8 को उधर प्लस में बचेगा, 8 को उधर भेज देंगे तो वो भी घट जाएगा। 24 में 8 घटाएँगे, 14 में से 8 गया 8 से 14 6 16 मिल जाएगा। 4 ए बराबर 16 हो रहा है, 4 चौके 16 यानी ए बराबर 4 दिखाई दे रहा है। तो हमारा ए की वैल्यू 4 हो गई बहुत आसानी से, ठीक? चलिए वीडियो के आखिरी प्रश्न में हम पहुँच चुके हैं 50 नंबर क्वेश्चन पे और आगे के वीडियोज़ आएँगे अगले मतलब अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन आएँगे। फिलहाल देखते हैं इस संख्या का चयन कीजिए जो श्रेणी में प्रश्न के स्थान पे आएगा। सबसे पहले बात तो हम देखते हैं श्रेणी में इसमें कितना जुड़ रहा है, 1 जुड़ रहा है। इसमें कितना जुड़ रहा है, 2 जुड़ रहा है। इसमें कितना जुड़ रहा है तो हमको 4 जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इसमें कितना जुड़ रहा है तो 8 जुड़ता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। क्या हमें बात समझ में आ गई? आप कहेंगे हाँ, बिल्कुल समझ में आ गई। दुगुना, दुगुना, दुगुना हो रहा है तो 8 दूनी ये कितना हो जाएगा 16, 4 6 12 यहाँ से लगे 2 1 3 1 4 42 हमारा सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो अब चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।